Hi students, good morning to everyone. Welcome to our स्टार कोचिंग यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 10 के रसायन विज्ञान के लेक्चर 4 के अंतर्गत हमने क्षार लवण के अंतर्गत लवणों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में आपको लवणों के वर्गीकरण के बारे में बताया गया था, जिसके अंतर्गत सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, द्विक लवण के बारे में बता दिया गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे मिश्रित लवण, मिक्स्ड लवण। मिक्स्ड लवण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं, 5वां नंबर है मिश्रित लवण। ये ऐसे अणु होते हैं जिनके अणु में एक अम्लीय मूलक तथा 2 या 2 से अधिक क्षारीय मूलक अथवा एक क्षारीय मूलक 2 या 2 से अधिक अम्लीय मूलक हो। इनके संयोग से जो लवण बनेगा उसे कहा जाता है अम्लीय मूलक। कहा जा रहा है एक अम्लीय मूलक, एक अम्लीय मूलक, 2 या अधिक क्षारीय मूलक। या एक क्षारीय मूलक, एक क्षारीय मूलक तथा 2 या 2 से अधिक, 2 या अधिक अम्लीय मूलक से यह निर्माण होता है। ऐसे लवण जिनके अणु में एक अम्लीय मूलक, 2 या अधिक क्षारीय मूलक अथवा एक क्षारीय मूलक, 2 या अधिक अम्लीय मूलक उपस्थित हो, या इनके संयोग से मिश्रित लवण का निर्माण होता है। जैसे सोडियम पोटेशियम सल्फेट, सोडियम पोटेशियम सल्फेट, डाई सोडियम पोटेशियम फॉस्फेट, कैल्शियम कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। अगला हम लोग पढ़ते हैं जटिल लवण। जटिल लवण कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये द्विक लवण होते हैं। ये क्या होते हैं? द्विक लवण। जैसे द्विक लवण में हम लोग पढ़े थे, 2 विभिन्न लवणों के विलयनों के, 2 विभिन्न लवणों के विलयनों के मिश्रण से क्रिस्टलीकरण करने से हमें द्विक लवण का निर्माण होता है। तो सेम वैसे इसमें ये द्विक लवण होते हैं तथा 2 सरल लवणों के विलयनों के मिश्रण से क्रिस्टलीकरण करने से प्राप्त होता है। ये क्या होता है? 2 सरल लवणों के विलयनों के मिश्रण से क्रिस्टलीकरण करने से जटिल लवण का निर्माण होता है या प्राप्त होता है। जब इसको विलयन में डाला जाता है तो ये आयनीकृत हो जाते हैं, अर्थात आयन के रूप में विभाजित हो जाते हैं तथा उस आयन में जो आयन उपस्थित होगा, अर्थात जो आयन हमें प्राप्त होगा, उस आयन में एक सरल आयन होगा और एक जटिल आयन होगा। एक सरल आयन प्राप्त होगा और एक जटिल आयन प्राप्त होगा। जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसका आयनीकृत करेंगे, किया होगा, इसका नाम क्या है? पोटेशियम फेरोसाइनाइड।
इसका आयनीकृत करेंगे तो यह होगा, ये इसको एक पद मानेंगे और इसको एक पद मानेंगे, जैसे इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे, तो यह ax और by का रूप है। तो यह बनेगा, यह 4 आगे इसके आएगा k की, तो यह बनेगा 4k, यहाँ पर 1 है तो 1 प्लस प्लस, अब इसको b पद लिखेंगे और यहाँ पर 1 है तो 1 सामने, अर्थात लिखेंगे FeCN बड़े ब्रैकेट में, यहाँ पर 4 प्लस है तो इसके ऊपर आएगा 4, सॉरी यहाँ पर 4 है तो इसके ऊपर आएगा माइनस चिन्ह के साथ 4 माइनस। अगला है पोटेशियम फेरिसाइनाइड, पोटेशियम फेरिसाइनाइड, पोटेशियम फेरिसाइनाइड, ये साइनाइड, इसका आयनीकृत करेंगे सेम पहले पद की तरह, ax by का है, यह 3ax by का रूप है, यह होगा 3 आगे आएगा, होगा 3k प्लस 1 है प्लस प्लस FeCl 6 टाइम्स 3, इस पे माइनस आएगा, होगा 3 माइनस। अगला देखते हैं सोडियम अर्जेंटो साइनाइड, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड, साइनाइड, इसका आयनीकृत करेंगे, यह होगा सोडियम 1 है, यह होगा सोडियम N है प्लस प्लस AgCl 2 टाइम्स ऋण माइनस, AgCl 2 टाइम्स माइनस। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक सरल लवण और एक जटिल लवण में आयनीकृत हो रहा है। यह एक सरल लवण है पोटेशियम पोटेशियम सोडियम, और यहाँ पर फेरोसाइनाइड आयन, और यहाँ पर फेरोसाइनाइड आयन, और यहाँ पर अर्जेंटोसाइनाइड आयन, अर्जेंटोसाइनाइड आयन, ये सभी जटिल आयन में विभाजित हुए हैं, अतः ये जो लवण है जटिल लवण कहलाते हैं। अब हम लोग देखते हैं इस अध्याय के न्यूमेरिकल। पहला सवाल दिया है निम्नलिखित की उदासीनीकरण क्रियाओं के समीकरण लिखिए। पहला इसमें दिया है CaOH का ट्वाइस तथा HNO3, इसका हमें उदासीनीकरण क्रिया लिखना है। उदासीनीकरण आप लोगों को बताया गया है किसी अम्ल तथा किसी क्षार के परस्पर रासायनिक अपक्रिया से लवण तथा जल का निर्माण होता है। इस अपक्रिया को उदासीनीकरण की अपक्रिया कहते हैं। तो जैसे यह क्षार है और यह क्या है, अम्ल है, तो उदासीनीकरण की क्रिया अपक्रिया होगी, अर्थात इन दोनों को अपक्रिया कराएंगे तो होगा CaOH का ट्वाइस प्लस HNO3। इसकी रासायनिक अपक्रिया कराएंगे। रासायनिक अपक्रिया कराने के लिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, आयनीकृत रूप में लिखेंगे। तो इसका आयनीकृत रूप होगा Ca2 प्लस और 2OH माइनस आयन होगा, अर्थात यह AX/By का रूप है। तो AX/By के रूप में हम लोग लिखते थे X को A के सामने और Y को B के सामने लेकर जाते थे, तो होगा AX और प्लस YB, और Y को A के ऊपर
प्लस चिन्ह के साथ, x को b के ऊपर माइनस चिन्ह के साथ, यह होगा y प्लस और x माइनस। इस रूप में आप लोगों को बताया गया है पहले लेक्चर 2 में, आप लोग प्लीज देख लीजिएगा। तो यहाँ पर अगला करते हैं HNO3 का। HNO3 का होगा H प्लस और NO3 माइनस। यह AB का रूप है। AB में बताया गया है किसी एक की संयोजकता आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर हाइड्रोजन की संयोजकता हमें पता होगी, या HNO3 पर एक माइनस होता है। अगर यह पता होगा तो आप लोग लिख सकते हैं A और B जो संयोजकता होगी, मान लेते हैं संयोजकता इसकी क्या Y, यह होगा Y प्लस और यह Y माइनस, या X प्लस या X माइनस, कोई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर होगा H प्लस और NO3 माइनस। अब इसका अपक्रिया कराना है तो बताया गया जो अभिकारक में यौगिक होते हैं, तो इस यौगिक का जो प्रथम यौगिक है, इस यौगिक का धन आयन और दूसरे यौगिक के ऋण आयन से सहयोग करता है। तो प्रथम यौगिक का धन आयन Ca प्लस और दूसरे यौगिक का ऋण आयन NO3 माइनस है। यह आपस में मिलेंगे तो इसके लिए भी आपको बताया गया है, जैसे कोई पद यौगिक का आयन A हो, उसकी संयोजकता Y हो, और कोई दूसरा आयन B हो और इसकी संयोजकता X हो। तो यहाँ पर X को इसके नीचे A के नीचे और Y को B के नीचे लिखते थे, तो यह बनता था AX और BY। तो यह बनेगा A के जगह पर Ca लिखेंगे, इसकी संयोजकता 2, NO3 के नीचे 1, इसकी संयोजकता 1, इसको ऐसे लिखेंगे। तो यह बनेगा CaNO3 का ट्वाइस, क्योंकि ये दोनों के लिए 2 है, N के लिए भी है और O के लिए भी है। और H प्लस प्लस OH माइनस आयन मिलकर आपस में बनाएंगे H2O जल। तो यह जो प्राप्त हुआ है यह लवण और जल प्राप्त हुआ है, और इसी अपक्रिया को उदासीनीकरण की अपक्रिया करते हैं। संतुलित करना है तो इधर हाइड्रोजन, सबसे पहले कैल्शियम को बैलेंस करते हैं, बराबर करते हैं। तो कैल्शियम क्योंकि रूल बताया गया है, पहले धातु उसके बाद अधातु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर, तो उसके बाद ऑक्सीजन फिर उसके बाद हाइड्रोजन। यहाँ पर कैल्शियम आपस में बराबर है। इसके बाद अधातु नाइट्रोजन लेते हैं। नाइट्रोजन क्या है, इधर 2 है इधर 1 है, तो इधर 2 से गुणा कर देंगे। अब इसके बाद शुरू से देखेंगे, धातु से कैल्शियम फिर उसके बाद नाइट्रोजन बराबर है। अब इसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 क्या है 6, 2 इंटू 6, 2 इंटू 3 इक्वल 6, 6 प्लस 2 इक्वल टू 8। इधर 8 होना चाहिए, यह कितना है 6 और यहाँ पर 1, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब पूरा शुरू से देखेंगे, जब कोई चेंज हो जाता है तो शुरू से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर कैल्शियम बराबर है, नाइट्रोजन बराबर है, ऑक्सीजन बराबर हो गया। हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 2 इंटू 2 4 हाइड्रोजन, अर्थात ये समीकरण बराबर है। दूसरा समीकरण है NH4OH प्लस H2SO4, इसकी रासायनिक अपक्रिया कराना है। तो इसको देखते हैं, इसका आयनिक रूप लिखेंगे तो यह बनेगा NH4 प्लस और OH माइनस, यह यह AB का रूप है, और सेकेंड बनेगा 2H प्लस SO4 2 माइनस, यह AXBY का रूप है। अब इसको आपस में मिलाएंगे, पहले यौगिक का धन आयन दूसरे यौगिक के ऋण आयन से, तो यह बनेगा NH4 का ट्वाइस SO4 प्लस H प्लस आयन और OH माइनस आयन आपस में संयोग करके बनाएंगे जल H2O। तीसरा देखते हैं, तीसरा है कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसको रासायनिक अपक्रिया कराना है। कैल्शियम की संयोजकता होगी 2 प्लस और ऑक्सीजन का 2 माइनस, यह AB का रूप है, किसी एक की संयोजकता हमें पता करना पड़ेगा, यह हमें पता होना चाहिए। यह HCl, इसकी भी क्या करेंगे संयोजकता, मतलब इसको भी आयनिक रूप में लिखेंगे, तो यह होगा H प्लस और Cl माइनस।
पहले यौगिक का धन आयन दूसरे यौगिक के ऋण आयन से मिलेगा, यह बनेगा CaCl2 प्लस H+ आयन और O पे 2 माइनस आयन मिलकर बनाएंगे H2O। आप लोगों को बताया गया है H+ आयन और OH माइनस आयन आपस में मिलकर H2O बनाते हैं, तथा दूसरा इसमें भी बताया गया है H+ आयन O पे 2 माइनस आयन मिलकर आपस में यौगिक ही बनाते हैं। आप दोनों इनको बैलेंस करते हैं, यह समीकरण को भी बैलेंस करना है। इधर देखते हैं धातु कोई है नहीं, इसके बाद नाइट्रोजन को देखते हैं। नाइट्रोजन इधर 1 है, इधर 2 है, 2 से इधर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो नाइट्रोजन 2 हो गया। सल्फर देखते हैं, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, बराबर है। ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन इधर प्लस 4 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन और इधर 4 + 1 अर्थात 2 से यहाँ से गुणा कर देंगे, यह बनेगा 6 हाइड्रोजन। सेम शुरू से देखेंगे, नाइट्रोजन बराबर है, सल्फर बराबर है, ऑक्सीजन बराबर हो गया। हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन, 10 2 12 हाइड्रोजन। इधर देखेंगे 8 हाइड्रोजन प्लस 2 2 4 हाइड्रोजन, 8 4 12 अर्थात यह संतुलित है। इस समीकरण को देखते हैं। सबसे पहले कैल्शियम आपस में बराबर है। इसके बाद क्लोरीन इधर 2 है, इधर 1 है, अर्थात 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर कैल्शियम देखेंगे बराबर है, क्लोरीन बराबर हो गया, ऑक्सीजन बराबर है, हाइड्रोजन 2 बराबर है, अर्थात इस प्रकार से यह समीकरण संतुलित हुआ। अगला देखते हैं, अगला सवाल क्या है, एक विलयन का पीएच मान 5 है, इसमें कितने पीएच मान का विलयन का समान आयतन मिलाने से विलयन उदासीन हो जाएगा। अर्थात दिया है पीएच मान दिया है कितना 5 और इसका विलयन उदासीन पूछ रहा है। उदासीन कब हो जाएगा, कितना पीएच मान होगा तो उदासीन हो जाएगा। तो मानते हैं, माना x पीएच मान का विलयन का समान आयतन मिलाने पर विलयन उदासीन हो जाएगा, विलयन उदासीन हो जाएगा। माना x पीएच मान का विलयन एक समान आयतन मिलाने पर, जो विलयन दिया है पीएच मान दिया, उसी विलयन का पीएच मान समान मतलब समान आयतन मिलाने पर विलयन क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। अर्थात होगा x प्लस pH = 7, उदासीन हो जाएगा। x हमें प्राप्त करना है, प्लस pH मान दिया है 5, यह होगा 7, x = 7 - 5, x = 2। आंसर होगा अपना 2 pH मान का विलयन समान आयतन में मिलाने पर विलयन क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। अगला सवाल दिया हम लोगों को, किसी विलयन का pOH मान कितना होगा यदि pH मान 9 है। पूछ रहा है विलयन का pH मान कितना होगा जबकि हमें प्राप्त है pOH मान 9। हमें फार्मूला प्राप्त है pH प्लस pOH = 14 होता है। तो pH प्लस pOH का मान 9 दिया है = 14, तो pH = 14 - 9, pH = 5। आंसर क्या होगा, 5 होगा। अगला दिया है, pH मान को देखकर आप कैसे बता सकते हैं कि कोई विलयन अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। तो हमें बताया गया है यदि विलयन का pH मान 7 से कम हो तो उस समय विलयन अम्लीय होगा, अगर 7 के बराबर हो तो उस समय विलयन उदासीन होगा, और 7 से
अधिक हो तो उस समय विलयन का मान 7 से अधिक होगा। अगला दिया है निम्नलिखित के आयनिक सूत्र लिखिए। निम्नलिखित के आयनिक सूत्र लिखिए। तो आप लोगों को आयनिक सूत्र बताया गया है। इसमें पहला दिया है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन को आप लोगों को आयनिक रूप बताया गया है, इसका होता है H+। दूसरा दिया है हाइड्रॉक्सिल आयन, हाइड्रॉक्सिल आयन। हाइड्रॉक्सिल आयन, इसका होता है OH- आयन। तीसरा दिया है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, इसका होता है H3O+ आयन। इसके अलावा आप लोगों को बहुत सारे आयनिक रूप में बताया गया है, जैसे पहला धातुई ऑक्साइड में ऑक्साइड आयन अर्थात ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन का बताया गया है O पे 2- आयन। इसके अलावा कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन होता है CO3 2- आयन। तीसरा है सल्फेट आयन, सल्फेट आयन, इसका होता है SO4 2- आयन। चौथा सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन, इसका होता है SO3 2- आयन। पांचवा सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन, इसका होता है S2- आयन। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में आप लोग देख चुके हैं कैसे इससे यौगिक हम लोग बनाते थे। जैसे धातुई ऑक्साइड से अभिक्रिया होती थी, धातुई ऑक्साइड धातु से इसकी अभिक्रिया करा देते थे। धातुई कार्बोनेट अथवा बाइकार्बोनेट, जैसे अब यहां से पूछा जाए बाइकार्बोनेट का आयन, अर्थात पूछा जाए बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट में क्या होता था, इसमें H+ जुड़ यानी एक H जुड़ जाता था तो होता था HCO3-। इसका देखा जाए तो बाई सल्फेट, बाई सल्फेट, H एक जुड़ जाएगा तो होगा यह HSO4-। बाई सल्फाइट, बाई सल्फाइट, यह होगा, इसमें एक H जुड़ जाएगा तो होगा HSO3-। बाई सल्फाइड, यह होगा एक H इसमें जुड़ जाएगा तो HS-। तो हम लोग जब रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे थे, अम्लों के क्षारों, अम्लों के सामान्य गुण में, तो उस समय धातुई कार्बोनेटो बाइकार्बोनेटो, तो धातु से इसकी अभिक्रिया करा देते थे, यौगिक बन जाता था। उसके बाद सल्फेटो तथा बाइसल्फेटो, अर्थात धातुई सल्फेट तथा धातुई बाइसल्फेट, तो इसमें धातु की अभिक्रिया करा देते थे तो यौगिक बन जाता था। सेम उसी प्रकार सभी में यौगिक तब धातु से क्रिया करा देते थे तो उस समय यह बन जाता था धात्विक, जो नाम है उसके आगे यह नाम। तो उस प्रकार से हम लोग अम्लों से उसकी क्रिया कराते थे तो वो हमें बनता था जैसे उसकी रासायनिक अभिक्रिया होती थी। तो यह अभ्यास समाप्त हुआ। अगर किसी प्रकार का आप लोगों को प्रॉब्लम होता है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, उसका सलूशन नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा। धन्यवाद।